हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच। इस एक वीडियो से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए अब समझते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और थर्ड है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। चलिए वन बाय वन अब इनको समझते हैं। फर्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। इसके अंदर इन, ऑन और एट, इन तीनों का यूज होता है। और लोकेशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस लोकेशन। यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच और टचिंग समथिंग। इसका मतलब है जब कोई चीज किसी के ऊपर टच करते हुए रखी होती है तब हम यूज करते हैं ऑन का। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ रखी हुई है? टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि टेबल को बुक टच कर रही है, टच करते हुए रखी हुई है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर ऑन का। नेक्स्ट है एनक्लोज्ड एरिया और बिगर प्लेस। यानी कि जब एनक्लोज्ड एरिया की बात होती है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया जो होता है, और बिगर प्लेस, बिगर प्लेस के अंदर आते हैं आपके जैसे बिग कंट्री का नाम हो गया या किसी सिटी का नाम हो गया, तो ये क्या है? सब बिगर प्लेस है। तो एनक्लोज्ड एरिया जैसे इन द रूम, इन द फील्ड, इन द किचन, इन द कार, ये सब क्या है? एनक्लोज्ड एरिया है। तो इन सब के पहले भी आएगा इन, और बिगर प्लेस जैसे किसी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, इनके पहले भी आता है इन। फॉर एग्जाम्पल वी स्टे इन मुंबई। तो मुंबई क्या है? एक बिग सिटी का नाम है, इसलिए आया है इन। सेकेंड एग्जाम्पल है ही लिव्स इन अमेरिका। तो अमेरिका क्या है? एक बिग कंट्री है। नेक्स्ट है आई एम इन द रूम। तो रूम क्या है? एक एनक्लोज्ड एरिया है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए आएगा इन। नेक्स्ट है व्हेन पॉइंट अ स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस। जब आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करके बताते हैं या किसी एड्रेस को बता रहे हैं तब हम यूज करते हैं एट का। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट। तो मुंबई एयरपोर्ट क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर एट। सो प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक एड्रेस है, इसलिए हमने यूज किया एट का। नेक्स्ट है शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड। तो एंड ऑफ द रोड क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट है। आप किसी को बताओगे एट द एंड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के एंड पर, तो कोई भी समझ जाएगा रोड के एंड की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ एट का। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है समवन इज एट द डोर। तो एट द डोर भी क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है। हमारे घर की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, तो इसलिए हमने बोला समवन इज एट द डोर। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर ऑन, ऑन टू, इन, इन टू, टूवर्ड्स, ये सब आते हैं। पहले हम समझते हैं ऑन और ऑन टू। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर जंप कर रही है, यानी कि कैट एक ही टेबल के ऊपर जंप कर रही है, उसने अपनी सरफेस को चेंज नहीं किया है, तो इसलिए हमने यूज किया है ऑन का। द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। यहाँ पर भी कैट जंप कर रही है, लेकिन कैट ने जंप तो किया है, लेकिन अपनी सरफेस को चेंज किया है। कैट ने एक टेबल से दूसरी टेबल पर जंप किया है, तो सरफेस चेंज हुई, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर ऑन टू का। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो जब सरफेस चेंज हो रही है तब हम यूज करेंगे ऑन टू, और जब सरफेस चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक ही चीज के ऊपर जंप हो रहा है, तब हम यूज करते हैं ऑन। नेक्स्ट है इन और इन टू। जैसे अभी हमने ऑन और ऑन टू को समझा, ऐसे ही सेम इन और इन टू भी होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द केक वाज इन द ओवन। केक ओवन के अंदर रखा हुआ है। अब केक ओवन के अंदर है, ठीक है ना, मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके अंदर रखा हुआ है, एक एनक्लोज्ड एरिया के अंदर रखा हुआ है, तो इसलिए यूज हुआ इन का। द केक वाज इन द ओवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही जंप्ड इनटू द वाटर। उसने पानी के अंदर जंप किया। तो जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाती है और एक मूवमेंट में होती है, तब हम यूज़ करते हैं इन टू का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। तो कैट एक मूवमेंट में है और बाहर से अंदर की ओर जा रही है, यानी कि बॉक्स के अंदर जा रही है, तो इसलिए हमने यूज़ किया इन टू। द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। नेक्स्ट है टू और टू वर्ड्स।
दोनों का यूज़ डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब क्या है, ऑफिस एक स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ मैं जा रहा हूँ, यानी कि मुझे ऑफिस ही जाना है, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द ऑफिस। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल, मैं ताजमहल की ओर जा रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ताजमहल ही जा रहा है, हो सकता है वो बीच में कहीं और चला जाए या उसे कहीं और जाना हो, बस उसकी डायरेक्शन है कि वो ताजमहल की ओर जा रहा है। तो यही डिफरेंस होता है टू और टूवर्ड्स में। अगर टू आता है तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जा रहे हैं। अगर टू वर्ड्स आ जाता है तब हमें हमारी डायरेक्शन तो पता है लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन का नहीं पता होता है। अब समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को भी पॉइंट और एक्सटेंडेड पे डिवाइड किया गया है। पॉइंट से मतलब होता है जैसे कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, जैसे 5 o'clock, 9 o'clock, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है। इसके अलावा जैसे डेज होते हैं संडे टू सैटरडे, ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो पॉइंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है इन, ऑन और एट, और एक्सटेंडेड में यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, विद इन, फॉर और सिंस। अब पहले हम समझते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन का यूज़ कब करते हैं। इंडिकेट लॉन्ग एंड इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया है या फिर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो आप उससे पहले इन का यूज़ करते हैं। जैसे मंथ्स, मंथ्स क्या होते हैं, जनवरी टू दिसंबर तक होते हैं, तो आप मंथ से पहले इन लगाएंगे। इसके अलावा जैसे सीजन्स, ईयर, डिकेड्स और सेंचुरीज, इन सबसे पहले भी इन ही आता है। जैसे सीज़न होते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब सीज़न है, इनसे पहले भी इन आता है। ईयर, कोई भी ईयर हो सकता है, 2022, 2023। डिकेड्स जैसे इन द 1990s, और सेंचुरीज होती है जैसे इन द 20th century, 28th century। और पार्ट्स ऑफ द डे से पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज ऑन। इट इंडिकेट डेज, डेट्स और पर्टिकुलर डे, यानी कि ऑन का यूज़ हम करते हैं डे से पहले, डेट से पहले और पर्टिकुलर डे से पहले। जैसे डेज होते हैं आपके संडे टू सैटरडे, तो ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। डेट्स होती है कोई भी पर्टिकुलर डेट हो सकती है, जैसे ऑन 9th अगस्त। पर्टिकुलर डे होते हैं जैसे ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे। तो इन सबसे पहले भी ऑन का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एट। एट का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जैसे एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। हॉलीडेज जैसे एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। अगर दिया हुआ है क्रिसमस डे तो हम लिखते हैं ऑन क्रिसमस डे, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है क्रिसमस तब हम लिखेंगे एट क्रिसमस। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जैसे एट मिडनाइट, एट लंच, एट डिनर, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। इन सबसे पहले भी हम एट का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने की है, अगर लिखा हुआ है ऑन मंडे नाइट, तो मंडे है यानी कि कोई भी डे दिया हुआ है तो इससे पहले हम ऑन लगाएंगे ऑन मंडे नाइट। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है नाइट तब हम ऑन नाइट नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे एट नाइट। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि अधिकतर इन, ऑन और एट में कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947, तो डेट दी हुई है, डेट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन लगाया, ऑन 15 अगस्त 1947। लेकिन अगर डेट नहीं दी है, सिर्फ लिखा हुआ है अगस्त 1947, तब क्या है, यहाँ पर मंथ दिया हुआ है तो मंथ से पहले हम इन का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है इन। और अगर सिर्फ दिया हुआ है ईयर, जैसे 1947, तो अभी हमने पढ़ा है ईयर से पहले भी हम इन का ही यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे इन 1947। तो ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एक्सटेंडेड टाइम को समझते हैं। इसके अंदर ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, फॉर, सिंस, विद इन, ये सब आते हैं। पहले हम समझते हैं ड्यूरिंग को। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, जैसे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे एग्जाम्पल है शी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर, वह गर्मियों के दौरान हर दिन तैरती है। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। नेक्स्ट है बाय। जब आपके पास किसी काम को खत्म करने की एक डेडलाइन होती है कि आपको ये काम संडे तक पूरा खत्म करना है, तब आप यूज़ करते हैं बाय का। जैसे दिस वर्क विल बी डन बाय संडे, यह काम संडे तक पूरा खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल डू इट बाय टुमारो, मैं इस काम को कल तक पूरा कर लूँगा। जब आपके पास किसी काम को करने की एक डेडलाइन होती है, आप किसी को बोलते हैं कि मैं यह काम संडे तक पूरा कर लूँगा या फिर मैं ये काम कल तक पूरा कर लूँगा, तब आप यूज़ करते हैं बाय का। नेक्स्ट है फ्रॉम। एग्जाम्पल है द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो शॉप मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहती है। तो ये किसी काम को करने की स्टार्टिंग भी बता रहा है और एंडिंग भी बता रहा है। नेक्स्ट है द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। नेक्स्ट है फोर का यूज़ किया जाता है के लिए, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे के लिए, फॉर 2 days, फॉर 2 years। जैसे आप 2 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं 2 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर 2 days। नेक्स्ट है सिंस, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है। तो कब से बीमार है? मंडे से बीमार है, तो टाइम का पता चल रहा है हमें, मंडे से बीमार है। ऐसे ही सिंस 2008। नेक्स्ट है विद इन, के अंदर, जैसे आपको किसी को बोलना है कि आपको इसका जवाब 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको बोलेंगे यू विल गेट योर रिप्लाई विद इन 10 days। अब हो सकता है 10 दिन से पहले भी मिल जाए, 7 day मिल जाए या 8th day मिल जाए, ठीक है, तब आप यूज़ करते हैं विद इन। नेक्स्ट है द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 minutes, एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर पहुंच गई, तो एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गई। अब हो सकता है वो 8 मिनट में पहुंच गई हो या 9 मिनट में पहुंच गई हो, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गई। तो विद इन का यूज़ आप कब करते हैं? जब आपको बोलना हो कि मैं यह काम 10 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लूँगा या मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा, तब आप यूज़ करते हैं विद इन का। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन, जैसे अराउंड और अलोंग। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं अर्थ के चारों ओर बहुत सारे रॉकेट मूव कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अराउंड। तो आप बोल सकते हैं रॉकेट्स आर मूविंग अराउंड द अर्थ। ऐसे ही सेकंड पिक्चर में अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो चारों ओर मूव करने को ही बोला जाता है अराउंड। नेक्स्ट है अलोंग। एग्जाम्पल है अ मैन इज वॉकिंग अलोंग द रेलवेज। इसका मतलब है एक आदमी रेलवे के किनारे चल रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ वो रेलवे ट्रैक जाता है उसी के साथ साथ वो आदमी भी चल रहा है। तो किसी के किनारे किनारे चलना और एक साथ लाइन में चलना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलोंग। सेकेंड एग्जाम्पल है वी वॉकड अलोंग द रिवर, हम नदी के किनारे किनारे चले। तो नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं अलोंग का। नेक्स्ट है ओवर और अबव। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन यूज़ दोनों को अलग अलग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे द डॉग जम्प्ड ओवर द बॉक्स, डॉग ने बॉक्स के ऊपर जंप किया। तो डॉग एक मूवमेंट में है और जंप कर रहा है और बॉक्स के ऊपर से जंप कर रहा है, तब हम यूज़ करते हैं ओवर का। सेकेंड एग्जाम्पल है द क्लॉक इज़ अबव द सोफ़ा, तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, उसको टच नहीं कर रही है और ना ही वो मूवमेंट में है, तब हम यूज़ करते हैं अबव का। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, मूवमेंट में होती है, तब हम यूज़ करते हैं ओवर का, और जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन मूवमेंट में नहीं होती है, तब हम यूज़ करते हैं अबव का। नेक्स्ट है अंडर और बिलो, दोनों का मतलब नीचे ही होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे द कैट इज़ अंडर द चेयर, कैट कहाँ है? चेयर के नीचे है और चेयर उसको चारों तरफ से घेरे हुए है, तो इसलिए हमने यूज़ किया अंडर का। तो जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए होती है, तब हम यूज़ करते हैं अंडर का। द कैट इज़ अंडर द चेयर या फिर द बॉल इज़ अंडर द टेबल। आप समझते हैं बिलो। एग्जाम्पल है द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, तो बॉल कहाँ है? बॉक्स के नीचे है, लेकिन बॉक्स बॉल को चारों तरफ से घेरे हुए नहीं है, तो इसलिए हमने यूज़ किया द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स। इसके अलावा बिलो का यूज़ हम किसी चीज़ के लेवल को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे क्लास में किसी के ग्रेड या परसेंटेज को बताने के लिए भी आप बिलो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे योर ग्रेड इज़ बिलो द एवरेज। आप पानी के लेवल को बताने के लिए भी बिलो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द लेवल ऑफ द वाटर इज़ बिलो द सरफेस। नेक्स्ट है बिटवीन और अमंग। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में और अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच में। जैसे द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, तो एप्पल कहाँ है? दो बॉक्स के बीच में है। सेकेंड एग्जाम्पल है द एप्पल इज़ अमंग द बॉक्सेस, तो एप्पल कहाँ है? दो से अधिक बॉक्स के बीच में है, तो हमने यूज़ किया अमंग का। तो जब कोई चीज़ दो के बीच में होती है तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन का, और जब कोई चीज़ दो से अधिक के बीच में होती है तब हम यूज़ करते हैं अमंग का।
नेक्स्ट है अंडर और अंडरनीथ। दोनों का मतलब नीचे ही होता है। अब दोनों को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए होती है तब हम यूज़ करते हैं अंडर का। जैसे द डॉग इज़ अंडर द टेबल, तो डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे है और टेबल उसको चारों तरफ से घेरे हुए है, लेकिन हम डॉग को चारों तरफ से देख सकते हैं। मतलब डॉग टेबल के नीचे तो है और चारों तरफ से घिरा हुआ भी है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं, वो पूरी तरह से कवर नहीं है, तो तब हम यूज़ करते हैं अंडर का। अब सेकेंड एग्जाम्पल है माई मनी वाज अंडरनीथ द ब्लैंकेट। इसका मतलब है मेरे पैसे कंबल के नीचे थे। मनी कंबल से पूरी तरह से कवर थी, यानी कि कंबल के नीचे पैसे थे और वो पूरी तरह से कवर थे, हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तब हम यूज़ करते हैं अंडरनीथ का। माई मनी वाज अंडरनीथ द ब्लैंकेट। तो अंडर और अंडरनीथ में क्या डिफरेंस हुआ? जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है और उसको हम देख सकते हैं तब हम यूज़ करते हैं अंडर का, और जब कोई चीज़ किसी के नीचे छिपी होती है, चारों तरफ से घिरी हुई है, छिपी हुई है, तब हम यूज़ करते हैं अंडरनीथ का। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जब कोई चीज़ किसी के पीछे होती है, जैसे द बॉय इज़ बिहाइंड द डोर, तो बॉय कहाँ है? डोर के पीछे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन डिसअपियर बिहाइंड द क्लाउड्स, तो सन कहाँ डिसअपियर हो गया है? क्लाउड्स के पीछे डिसअपियर हो गया है, तो हम यूज़ करते हैं बिहाइंड का। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और फ्रंट के साथ में ऑफ का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, तो कार कहाँ है? बिल्डिंग के सामने है, तो इसलिए हमने यूज़ किया इन फ्रंट ऑफ। सेकेंड एग्जाम्पल है द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, तो डॉग कहाँ बैठा हुआ है? सोफे के सामने बैठा हुआ है। तो जब कोई चीज़ किसी के सामने होती है तब हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बिसाइड, नेक्स्ट टू और बाय। तीनों का मतलब सेम ही होता है, के बगल में या के पास। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठी थी। तो आपके बगल में बैठी थी या आपके पास बैठी थी, एक ही बात है, तो आप बोलेंगे शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या फिर शी वाज सिटिंग बाय मी। तो आप बगल के लिए या पास बैठने के लिए बिसाइड, नेक्स्ट टू और बाय तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेपोजिशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।